पुलिस कर्मियों के बीच में जो कुंठा का माहौल था, कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का काम काफी सीधा रहता, क्या अधूरा रह गया? रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए? ज्यादा सोचा नहीं था। आप एक बहुत मेधावी छात्र रहे। एक मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश की एक बहुत ताकतवर हस्ती हैं, लेकिन वो जितने ताकतवर हैं उतने ही सहज भी हैं, उतने ही सुलभ भी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी नंदन दुबे साहब। दुबे साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें पढ़ने लिखने का बहुत माहौल रहा है। उनके भाई, उनके परिवार के अन्य लोग, उनका ससुराल पक्ष, ये सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर, कुछ उसमें से प्रशासनिक पदों पर भी हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की पुलिसिंग की बात करें तो सामुदायिक पुलिसिंग, दूसरा पुलिस कर्मियों के बीच में जो कुंठा का माहौल था, नए पद बने, पदोन्नतियां मिली और योजना आयोग से एक ऐसी योजना स्वीकृत हुई जो पुलिस रिफॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम ऐसे ही शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। बहुत सफलतम उनका डीजीपी का कार्यकाल रहा। अब वो बहुत ही जल्द अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर एक नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्या सोचते हैं, किस तरह से उन्होंने काम किए, क्या अधूरा रह गया, इन सारे विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। और इसके बाद एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए और उनकी अर्धांगिनी का उनको किस तरह का सहयोग मिला, इस पर भी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अगर हम एक पुलिस अधिकारी के तौर पर देखें, पुलिस, खाकी वर्दी, एक बहुत कड़क व्यक्ति, आपने इसको किस तरह से लिया? देखा जाए तो पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का काम काफी सीधा रहता है। जो कानून की किताबों में लिखा है उसको जितना फेथफुली उसके अकॉर्डिंगली किया जाए उतना जो पुलिस का काम है वो आसान हो जाता है। अधिकतर इसको कानून को लागू करने में ही जो लेटर और स्पिरिट की जो एक सामंजस्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी सेवा काल में इसको ही करने की कोशिश की है। उसमें जैसा कानून था, जैसा उसका रिक्वायरमेंट था, उसके हिसाब से मैंने उसको लागू किया। आप एक बहुत मेधावी छात्र रहे, मेरिट में आए, पढ़ने लिखने। उस दौर में आपको क्या लगता था कि आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, या और किसी सेवा में? क्या सोचा था आपने? बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। 29 या 30 अगस्त को हमारा जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ था और ये 6 सितंबर से था, करीब एक हफ्ते बाद। तो बहुत अधिक तैयारी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था। तो उसके बाद में सिलेक्शन हो गया और बाकी हर एक चीज़ हिस्ट्री है। तो उसमें सर्विस में आने के बाद में जो एकेडमी ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए थे, तो जो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया था वो जो एक परेड और ये जो बैंड होता है हमारा, उसका एक अट्रैक्शन था। फिर वो धीरे धीरे जो कुछ एक लगाव अपने आप होता गया। और इस सर्विस की भी जो अच्छी चीज़ें हैं कि जब नेशनल पुलिस एकेडमी में ही हम लोग को बताया गया कि इसमें सबसे बड़ा काम आप ये कर सकते हैं कि जो आदमी दुखी होकर आता है और कमज़ोर रहता है, उसको यदि आप मदद कर सकें तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो शायद और किसी सेवा में आपको नहीं मिलेगा। दमोह एक बहुत छोटी जगह, परिवार का ओरिजिन वहाँ से, पिता एक गणित के जानकार, आपने भी बीएससी किया साइंस, उसके बाद पुलिसिंग कैसा लगा था? काफ़ी बड़ा चेंज था। शुरू में तो मैंने पढ़ाई लिखाई तक सीमित थे, उसके बाद में
जो पुलिस का है डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी कोई इस तरह से पुलिस से रिलेटेड कोई किसी तरह का कोई हमारा लगाव नहीं था, तो काफ़ी बड़ा चेंज था। बाकी लेकिन जैसे होता है कि ग्रेजुअली समय के साथ साथ एक्लिमेटाइजेशन होता है, यूज टू हो जाता है आदमी, तो फिर ये जो सेटिस्फैक्शन है कि एवरेज आदमी का, एक आम आदमी का कुछ, जब वो खास तौर से बहुत दुखी रहता है, लोग उसके साथ में अन्याय करते हैं, उस समय यदि आप कुछ कर सको तो एक उसकी अच्छी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। एक आईपीएस के मन में होता है कि उसको इंडिपेंडेंटली एसपी का चार्ज मिले, मौका मिले, एसपी बने। कई जिलों में आपको एसपी बनने का मौका मिला, काफी महत्वपूर्ण जिले हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी आपको कई जगह कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का एसपी के तौर पर मौका मिला। कैसा लगा और क्या चीजें याद रह गई उस दौर में, और क्या ऐसा आज के भी अधिकारियों को अपनाना चाहिए? इसमें एसपी के बतौर में जैसे राजगढ़ में था, तो हर एक जिले में, उसके बाद मैं अनेक अन्य जिलों में, कुल 7 जिलों में अलग अलग में रहा हूँ। हर एक जिले की अपनी एक खासियत थी। जैसे राजगढ़ क्योंकि शुरुआती पहला जिला था जहाँ पे कि अपना काम मुझको शुरू करना था, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में शूट आउट हुआ था, जिसमें कि जो नवयुवक अधिकारी से अपेक्षा होती तो मैं भी पीछे पीछे लग गया था, और उनका जो हॉट परस्यूट होता है वो वाकई में बड़ा हॉट था, और एक के बाद एक लीड मिलती गई, उनका पीछा करते रहे, और अल्टीमेटली खोजनेर नाम की जगह थी 25-30 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इनको तब तक खबर हो गई थी, हमारे जो पुलिस स्टेशन वाले वो आ गए थे रोड पे इंटरसेप्ट करने के लिए। उसकी वजह से इन्हें उनको हम पकड़ पाए, लेकिन काफ़ी बड़ा खतरा एक हमने मोल लिया था, जो कि उनके पास में 5 कट्टे मिले, हम लोग के पास में कुछ नहीं था डंडे के अलावा। तो एक जो नई उम्र का जो जोश होता है उसकी वजह से वहाँ तक चले गए। बाद में यदि वो हमारे कट ऑफ पार्टी वहाँ पे नहीं होती तो दिक्कत जा सकती है। डंडे, पुलिस की पहचान डंडा था, अब डंडा थोड़ा छोटा हो गया, हथियार वेपन्स नहीं थे। आज भी बहुत आधुनिक वेपन नहीं है जितना अपराधी जिस तरह से, और वो अधिकार भी, एक भी चूक हो जाए। अभी आज ही हालिया एक नया वो आ गया कि एनकाउंटर पे ढेर सारी तरह की, अब उस समय जब अपराधी एक सामने होता है, उस समय ये कानून की इतनी ढेर सारी चीजें याद करना कि अपनी जान बचाना, दूसरों की जान बचाना, इसको किस तरह से लेते हैं? इसमें जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ये अपने कानून में दिया हुआ है, तो उसका तो इस्तेमाल अभी भी पुलिस को करना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए फेस टू फेस है, आप उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए, और उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास में थी तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए जो निर्देश आए हैं, अब ये इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में करने में निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, लेकिन जो पुलिस है उसको इसके लिए ग्रेजुअली इसके लिए यूज टू होना पड़ेगा कि इसमें पारदर्शिता लाने का और कोई दूसरा विकल्प शायद है भी नहीं। जैसे पुलिस को ढेर सारी जिम्मेदारियों के साथ, बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी, दूसरा समाज पुलिस को पुलिस मतलब समाज से अलग जैसा मानता है, जिस तरह की अभी भी समाज की एक सोच है। तो वो जो जिम्मेदारियां हैं ढेर सारी, मतलब ढेर अपेक्षा भी है, जिम्मेदारी भी, और उसके बाद धीरे धीरे उनके जो अधिकार हैं उसमें कटौती, बंधन, उसको लेके आपको क्या लगता है? एक पुलिस अधिकारी जो फील्ड में काम करता है उसके मन में किस तरह की कसमसाहट, कसा की एक फंसा सा महसूस करता होगा? एक ट्रांजिशन का दौर है, नए नए लोगों के दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, उसको ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसकी जो व्यवहारिक स्थिति जब लोग फेस टू फेस होंगे, क्योंकि अभी देश की जो चैलेंजेस हैं, चाहे नक्सलिज्म की, आतंकवाद की, बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें जो अल्टीमेट डैमेज हो रहा है वो सोसाइटी को हो रहा है, किसी भी रूप में हो, चाहे टेररिज्म है तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, नक्सलिज्म है एक पूरी व्यवस्था को चैलेंज है। एक ऐसा दौर भी आएगा कि ये एक्सपेरिमेंटेशन से इससे जो हम सीखेंगे तो उसके बाद हम ज़्यादा मैच्योर डिसीजन ले पाएंगे। एसपी का कौन सा ऐसी जगह रही है, कौन सी ऐसा आपकी पोस्टिंग रही है जहां आपको बहुत चुनौती भी लगी हो और बहुत ही यादगार भी? सबसे चैलेंजिंग बस्तर था। इसमें जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, और मेरे ख्याल से 15 दिन बाद से जो वहाँ पे एक्टिविटी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, वो इस पूरी तैनाती के दौरान वो यथावत बना रहा। काफ़ी
उस समय पूरा जिला एक था, जो अब तो 6, 7, 8, 9 जिले हो गए। पहले एक ही जिला था, और एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी जब पखानजूर से गोलापल्ली जाने में करीब 400 किलोमीटर से अधिक का टोटल डिस्टेंस था। बहुत बड़ा जिला था, और उसमें काफ़ी नक्सलिज्म की चुनौती वो सिर उठाने लगी थी उस समय। और उस समय बहुत ही कम 6 या 7 कंपनी हमारे पास में थी। आज की स्थिति में वही नंबर अब 30-35 हज़ार टोटल फोर्स का है। तो वो समस्या है, वो अब काफ़ी बृहद स्वरूप में। मतलब उसको उसी वक्त अगर कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो फिर बढ़ेगी नहीं। उसमें शुरुआत में आप पुलिस की मदद से कुछ उसमें हल पा सकते हैं, फिर ग्रेजुअली वो इतना अधिक उसका स्वरूप बढ़ जाता है कि उसको फिर कंट्रोल करना उतना ही। इसमें एक क्लियर कट व्यू लेना चाहिए कि ये पुलिस की यदि मदद से इसको हल करना है, तो इसमें जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा उसमें मीट करना चाहिए। आपके पंजाब का भी एक उदाहरण है, फिर अभी जो श्रीलंका में हुआ उसका भी एक उदाहरण है। उन्होंने एक बार जब निर्णय ले लिया कि इसको हम इससे हमें निपटना है, तो फिर वो उससे सीधे निपटे। मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद कहीं ना कहीं सर उठाता है समय समय पर। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की जो सक्रियता है वो यहाँ आकर एक शरण स्थली जैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, बहुत ही साइलेंट मूवमेंट होता है, पता नहीं चलता। इस तरह की चीज़ें जो मध्य प्रदेश में हो रही हैं, ये भी देर सवेर कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा मध्य प्रदेश। निश्चित रूप इसमें जैसे बालाघाट में नक्सली समस्या है, और उसमें हम लोग बल्कि अपने राज्य शासन को धन्यवाद इसका करेंगे कि इसमें उन्होंने एकदम से जो हॉक फोर्स है इसको बढ़ाने की काफ़ी इतनी स्वीकृति दे दी है कि वहाँ पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हम काफ़ी आसानी से भी पूरा कर पा रहे हैं। अगर हम एक डीजीपी की तरह कितना संतुष्ट हैं आप अपने काम से, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं आपके कार्यकाल के दौरान? तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि जो पुलिस बल की जो कमी है, इस चीज़ को शासन ने स्वीकार किया। हमारे 21,000 के करीब जो फोर्स है बढ़ाने के बारे में सहमति हुई है। इससे हमारा दो फायदे हुए। एक तो थोड़ी अवेलेबिलिटी बढ़ी है फोर्स की, और दूसरा इसकी वजह से जो एक बहुत लंबे समय से हमारे जो आरक्षक वर्ग खासतौर से इनके प्रमोशन होते नहीं थे, वो आरक्षक के रूप में आते थे, आरक्षक के रूप में चले जाते थे। तो ये इसमें हर एक स्तर पे हमें मदद मिली है कि उनकी जो प्रमोशन जो सरकार के मापदंड है उसके अनुसार होना चाहिए थे, वो हो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद अभी काफ़ी इसमें मदद मिली है, और इससे हमारे फोर्स का मनोबल भी ठीक हुआ है। योजना ने एक बड़ी योजना स्वीकृत की पुलिस रिफॉर्म को लेकर, वो किस तरह से, उससे क्या क्या फायदे हुए? इसमें हमारी टोटल 44 स्कीम्स हैं जो राज्य योजना आयोग ने और राज्य शासन ने मंजूर की है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायल ज़ीरो। इससे पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, पहुंचने की जो हमारी जो टाइम हमें लगता है, वो उसको कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फिर सिटी सर्वेलेंस सिस्टम है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ऐसी, और इसके अलावा सर्वेलेंस सिस्टम है जो CCTV कैमरा वगैरह हम इंस्टॉल करेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी योजना है कुछ जो कि इम्प्लीमेंट होंगी, तो इससे मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में जो आम एक जो शिकायतों का रहता है कि समय पे नहीं पहुंचते या कार्रवाई ठीक से नहीं करते, तो उस सब को हल करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। इन्वेस्टर मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, विकास काफ़ी तेज़ी से जिस तरह से हो रहा है, उसके अनुपात में पुलिस कम है, थाने कम हैं, और ये तरह तरह के जो बाहर जो लोग, काफ़ी लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, चूंकि औद्योगिक विकास हो रहा है। एक कुछ कहीं ना कहीं एक माफिया जैसी भी चीज़ें धीरे धीरे पनपती हैं। इन सब चीज़ों को आपको क्या लगता है कि जो अभी बल जो 21,000 भी बढ़ा, तो क्या वो बहुत कम है अभी भी? उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि किस तरह से इससे निपट सकते हैं? ये जो शासन के मापदंड थे उसके हिसाब से 90,000 का शॉर्टफॉल है। अभी उसमें 21,000 की मंजूरी हुई है, और एक ये भी सहमति है कि इसको समय समय में बढ़ाना उपयुक्त होगा। तो ये प्रक्रिया यदि अपन इसको लगातार जारी रखते हैं तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। और ये सही है कि एकदम से बढ़ाना फोर्स को आजकल इसलिए संभव नहीं कि सैलरीज बढ़ गई हैं और उतना बजट एकदम से बेयर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम जा रहे हैं, और इसको यथावत बना के रखें तो काफ़ी फर्क हो। महिला पुलिस अधिकारी फोर्स में कुछ महिला पुलिस अधिकारियों ने निर्भया टीम बनाई, आपने
कहीं ना कहीं निर्भया के जो कामकाज को लेकर जितना उनको खुद भी एक सहयोग मिलना चाहिए था, या जितना उनका जिस तरह का उनका परिणाम बेहतर निकलना चाहिए था, वो भी थोड़ा दूर है उनसे। क्या लगता है आपको ये? इसमें जो महिला पुलिसकर्मी हमारे सभी अधिकारी अब ये फील करने लगे कि इनका नंबर बढ़ना चाहिए, और जो 30% का सब इंस्पेक्टर लेवल पे वो कांस्टेबल के लेवल पे भी होना चाहिए। तो इसकी इनकी उपलब्धता हमें यानी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगी, और ये महिलाओं से संबंधित अपराध है उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगी, खासतौर से जो भी निर्भया पेट्रोलिंग है इनका जिनका भी आपने नाम लिया, तो ये इफेक्टिवली तब ऑर्गेनाइज होंगी जब इन अधिकारियों का नंबर हमारे पास में पर्याप्त होगा और इनको जैसी जरूरत हो वैसा लगाया जा सके, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। महिला पुलिस अधिकारियों के बारे में अगर हम जैसे बात करें तो एक पुलिस अधिकारी अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर, एक अधिकारी के बर्ताव को लेकर इतना निराश हुई कि उसने इस्तीफा दे दिया, या इस तरह की जो महिला पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ प्रताड़ित भी महसूस करती हैं, या पुलिस के अंदर ही अगर इस तरह की चीज़ें हुई, ये कैसे दूर हो सकता है? मेरे ख्याल से इसमें इस चीज़ के बहुत से पहलू थे जो कि इस इंटरव्यू के दौरान बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और उसको कभी पृथक से उसके बारे में ज़्यादा इलेबोरेटली मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये में सभी हमारे टोटल अगर हम टोटलिटी पर अगर महिला की बात करें, महिला अधिकारियों को हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि जहाँ तक विभाग का सवाल है, हम उनकी पूरी सेंसिटिवली और पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनको देख रहे हैं, और जो भी उनको दिक्कतें हैं या आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से विभाग पूरा करेगा, क्योंकि उनको हम चाहते हैं कि वो सफल हों। अभी आप बहुत सफलतम आपका कार्यकाल रहा है, एक ईमानदार अफसर की छवि भी आपकी रही है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें लोकायुक्त की कार्रवाइयों की और इस तरह की चीज़ों की को लेकर, तो काफ़ी वो भी बढ़ी है, और आप जितने सहज, जितने सरल, उतने ही आप इरादे के पक्के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे सामंजस्य बैठा पाए? इसमें बड़ा सीधा सा है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, और इसमें कई बार होता है ये लोग बोलते हैं कि ये फलाना इसमें कार्रवाई जो है मत करो तो बदनामी होगी। मेरा सोचना अलग है कि यदि उसने कुछ गलत किया है हमारे कर्मचारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो लोकायुक्त हो चाहे पुलिस विभाग के अंदर हो। कई अधिकारी ऐसे जो कि विभिन्न जहाँ कुछ है पुरस्कृत हुए हैं तो कुछ दंडित भी हुए हैं, तो इस तरह के जो अधिकारी जैसा है उसकी जैसा उसका काम है उसके हिसाब से उसका एवेल्युएशन करें, क्योंकि ये फोर्स में बहुत ही थोड़ा सा नंबर होता है इनका। 1 लाख से ज़्यादा की फोर्स है, इसमें से कुछ होंगे दहाई में जो इस तरह के अधिकारी हैं जिनकी वजह से बदनामी होती, उसकी वजह से पूरी फोर्स बल्कि बदनाम होती। तो ये जो शुद्धिकरण है ये साथ साथ चलते रहना चाहिए, तो ठीक रहता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी डीजीपी नंदन दुबे से, और साथ ही एक ऐसे व्यक्ति से भी जो कहीं ना कहीं एक सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन भी करते हैं। एक व्यस्त पुलिस अधिकारी रहने के बावजूद किस तरह से पति पत्नी और उनका पूरा परिवार अपने लिए समय निकालता है, और अब जब वक्त रिटायरमेंट का आ गया है तो वो आगे की क्या योजना है उनकी, इस पर भी पुलिस कर्मियों के बीच में जो कुंठा का माहौल था, कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का काम काफी सीधा रहा, क्या अधूरा रह गया, रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए, ज्यादा सोचा नहीं था। आप एक बहुत मेधावी छात्र रहे। एक मुलाकात, पुलिस कर्मियों के बीच में जो कुंठा का माहौल था, कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का काम काफी सीधा रहा, क्या अधूरा रह गया, रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए, ज्यादा सोचा नहीं था। आप एक बहुत मेधावी छात्र रहे। एक मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम बात करेंगे दुबे साहब के परिवार से, उनकी धर्मपत्नी से, और उनसे जानना चाहेंगे कि एक इतने
बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी दुबे साहब का व्यवहार किस तरह का रहा है उनसे, परिवार के प्रति वो कितने सजग रहे हैं, कितना वक्त दिया है उन्होंने अपने परिवार को, कितना वक्त दिया है दुबे साहब ने आपको और परिवार को? नमस्कार जी। हमें मैंने कभी ये फीलिंग नहीं रही, दुबे साहब ने बहुत अच्छा समय दिया, कभी इस तरह की फीलिंग नहीं रही कि किसी तरह के कष्ट में मैं रही हूँ। उनको समय समय पर टेलीफोनिक, भले घर आ पाए चाहे नहीं पर टेलीफोनिक सब चीज़ में सुविधाएं देते रहे, तो इससे कभी कमी नहीं फैली किसी काम की। बड़े जिम्मेदारी से बच्चों का भी हर काम जो ज़रूरी है वो होना है तो होना है, उस तरह की फैसिलिटी हमें मिलती रही। बच्चे आपके कामयाब हैं, पढ़ लिख गए। जी हाँ। उस दौर में जब शुरुआती दौर में आप शादी होकर आई, आप एक बड़े जगह से आई थी, बड़ी जगह आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, परिवार भी आपका काफ़ी अच्छा परिवार था। और जब आप यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? कभी राजगढ़, कभी बस्तर, तो ऐसी जगहों पर जाकर आपको कैसा लगा? कहाँ यहाँ जंगल ले तो आए सपनों के गाँव में, या जंगल में फंसा दिए, कैसा लगा? कमी तो बहुत खलती थी छोटे शहर की, लेकिन मैगजीन का सहारा रहता था, रेडियो का रहता था। उस समय ज़रा शौक़ रहता था कि अरे कोई मैगजीन में जो 2-4 रेसिपीज़ आई हैं उनको बनाया जाए, उनको खिलाया जाए, जिससे वाही वाही मिले। भले थोड़ा कभी बिगड़ जाता था, लेकिन कभी भी तो दुबे साहब ने ये नहीं कहा कि अरे ये बेकार बनी है। हर समय बकअप किया, तो उस समय वही शौक़ बरकरार रखते थे। जबकि कई चीज़ें छोटी जगह नहीं मिलती थी, फिर भी हो जाता था मैंने जो उसमें ही शौक़ रखते थे। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर आप एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर किस तरह का सहयोग मिला आपका? और दूसरा ये, वो जो सवाल मैंने इनसे भी किया, वो आपकी ईमानदारी, कभी ताना मिला हो उसका, कभी ऐसा रहा हो कि सब तो करते हैं, ज़माना तो ऐसा ही है, या ये सारी चीज़ें, वो किस तरह का आपके बीच में इन बातों को लेकर? इस मामले में जो तालमेल था ठीक ठाक था, जो कुछ था उसमें उसी में हम लोगों ने मैनेज किया। और कभी ये बाकी चीज़ें जो या लग्जरीज वगैरह उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और फिर कुछ ज़माना भी इसी तरह का था, कोई आते ही साथ एकदम से एयर कंडीशनर नहीं लेता था, ना कोई एकदम से प्रॉपर्टी बनाने में भी नहीं लगते थे। तो वो एक जिस तरह उस समय भी ये प्राय माहौल था कि यदि आप सीधे चलते रहें तो चलता था। और बाकी जहाँ तक हम लोग का सवाल था, मैं वैसे भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझको ऐसा कोई बहुत फ़र्क उससे नहीं होता। तो आप जो पुलिस अधिकारी हैं आज के दौर के, आईपीएस हो या और मातहत अधिकारी हो या पुलिसकर्मी भी हो, उनको और उनके परिजनों को अपने अनुभव से इस ईमानदारी को लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे? इसमें बड़ी कहावत है, जितनी चादर उतने पैर पसारना चाहिए। और मेरे ख्याल सभी के लिए उपयुक्त है ये। और अपनी अपनी सीमा में रहे, अपने दायरे में रहे, अपने अनुशासन में रहे, तो लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा है। बच्चे जब आपको ये समय मिला होगा, उस समय तक बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, बदल रहा होगा, तो उस दौर को आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से? जब भी समय रहता था उनके साथ में, हम लोग शाम का समय खासतौर से इसमें इनके साथ ही निकलता था। सुबह के टाइम तो इनका काफ़ी मॉर्निंग में स्कूल चले जाते थे, शाम के समय हमें मिलते थे। उस समय जो भी आपस में बातचीत होती है, आदान प्रदान विचारों का, या कुछ भी बोलना हुआ या कुछ समस्या बतानी, उस समय शाम के समय ही हम लोग, रात के समय बेसिकली जो डिनर टाइम होता है, उस समय विशेष रूप से इस पर्पस के लिए हम लोग सुरक्षित रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या योजना है, क्या सोचा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें हैं जो कि फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मुझको करना है। तो वो उसके बारे में वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। परिवार के बहुत से लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो क्या लगता है, कुछ दिन दुनिया घूमने का कुछ इरादा है, या उनको सबको एक साथ यहाँ बुलाने का ये खाली वक्त है, किस तरह से? अभी तो जो छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ हैं उनको करना है, अपने उस पर समय नहीं दे पाए, तो वो थोड़ा सा भी समय लगेगा। पहला साल तो इसमें ही लग जाएगा, अपने मकान का, अपने बच्चों के सब थोड़ा थोड़ा लाइबिलिटीज़ है उसको निपटाने में लग जाएगा।
शुरू से संगीत। बच्चों का लालन पालन और गार्डनिंग, इसके साथ साथ संगीत, ये आपने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। जी। खाली वक्त पर इसके सहारे ही आपने जीवन को और दुबे साहब दोनों के जीवन को बहुत मधुर बनाया। क्या उस समय का कौन सा संगीत, क्या चीज़ें आपको उस समय याद आती हैं? और कभी क्या दुबे साहब भी आपके साथ कुछ गुनगुनाते थे कि नहीं जीवन? नहीं, वो दुबे साहब तो खैर बहुत अच्छे सिंगर हैं, और वो लता मंगेशकर के बड़े क्लिष्ट गाने गा लेते हैं। उनके सामने हमारी कोई टैलेंट नहीं है। इनका पूरा परिवार ही दुबे साहब का अपना है, बहुत ही शौकीन है। तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ हम अपनी उससे थोड़े बहुत गाना गा लेते हैं। उतने क्लिष्ट गाने हम नहीं गा पाते, लेकिन टाइम अभी नहीं अच्छा है और सुन लेते हैं। कोई गाना ऐसा याद हो आपको, मुकेश का कोई गाना आप जिक्र कर रहे हैं? ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जानना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। आप दोनों लोगों ने कभी एक साथ कोई गाना गाया? वो जब गाते ना तो उनके साथ में बहुत क्लिष्ट गाने, तो मन तो थोड़ा सा हाँ कोई गा दे, कोई चीज वो सारंगा तेरी या कोई आप दोनों एक साथ अगर कोई। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये राज तू ये बात कहीं भूल न जाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे गीत तेरे रंग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब गम के मारे, ढूंढेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये जो गीत है, आपको संगीत से बहुत लगाव है। आप दोनों ने कभी कोई ऐसा गीत शादी के शुरुआती दौर में, जीवन के उस पड़ाव में जब पति पत्नी, अब ये जिस दौर में आप हैं, सबसे ज़्यादा सहयोग पति पत्नी का ही मिलता है इस दौर में भी, और ज़रूरत भी सबसे अधिक होती है, उस दौर का जब आपकी जीवन की शुरुआत हुई, वैवाहिक जीवन की, तब का कोई आपको गीत जो आपने कभी एक साथ मिलकर गुनगुनाया हो? हेमंत कुमार का। चलिए उसको थोड़ा सा आप दोनों साथ। उलझ गए वो नैना देखो, उलझ गए दो नैन, उलझ गए दो नैना देखो, उलझ गए दो नैन। प्रीतम उलझी लट सुलझाए, गोरी का मुख शर्माए, प्रीतम उलझी लट सुलझाए, गोरी का चंदा सा मुख शर्माए, दो नैनों की देखो मन की बात कहीं ना जाए, देखो उलझ गए। सर, अब उस नौकरी जिससे आपने बहुत प्यार किया, अपनी पूरी जवानी दी, उस नौकरी से अब नाता टूटने वाला है, ऐसे समय में कोई कौन सा गीत याद आता है आपको? इतना लंबा बहुत अच्छा कार्यकाल भी बीता,
ऐसा कौन सा गीत याद आता है इस समय? गीत तो मेरे ख्याल से कोई बहुत उस समय तो कोई गाने लायक मूड नहीं रहता क्या? कोई ऐसा गीत याद आ रहा हो इस वर्दी से? बहुत नहीं, इस ओकेजन के लिए कौन सा गाना होगा वो पूछ रहे हैं। ओकेजन के अलावा भी, मतलब जब होता है हम कोई चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है ये, तो मतलब आपने पूरी ज़िंदगी इसको जिया है, इसको निभाया भी है, तो ऐसे समय में क्या लगता है जब कोई भावना, जब ऐसे समय में कोई भावना पैदा होती है, कोई ऐसा गीत याद आता है, कोई किसी दूसरे की भी विदाई के दौरान ऐसे कोई गीत कभी न कभी सुनने में आते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, वो उस गीत का जिक्र कर रहा हूँ। एटलीस्ट पूरे सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करने वाला तो गीत नहीं है, लेकिन हाँ। कुछ न कुछ चीजें, कुछ शायद इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई, ये भी बोल सकते हैं, रहे न रहे हम महका करेंगे, गाना था, काफी पुराना है। जी जी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके हवा मारे वफाने। It's not exactly parallel in a sentimental value, लेकिन थोड़ा बहुत। तो ये थे हमारे साथ नंदन दुबे साहब और श्रीमती उषा दुबे। बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। हमारी यही कोशिश थी खाकी वर्दी के पीछे छिपे एक इंसान को आप तक पहुंचाने की, एक ऐसे अधिकारी की जिसने निष्पक्षता से और ईमानदारी से पूरे जीवन अपना काम किया। परिवार को भी उन पर गर्व है, उन्होंने परिवार को भी समय दिया। एक पुलिस अधिकारी अपने परिवार को कितना समय दे सकता है, इसका अंदाज हम सब लगा सकते हैं, लेकिन श्रीमती दुबे को बहुत गर्व है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा निभाया, और शायद इसीलिए नंदन दुबे साहब डीजीपी भी बने और सफल डीजीपी बने। पुलिस रिफॉर्म को लेकर जो काम उनके कार्यकाल के दौरान हुए हैं वो मध्य प्रदेश की पुलिसिंग को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये तो तय है। साथ ही जितनी सादगी, जितने सहज, उतने ही दृढ़ इच्छा शक्ति के अधिकारी भी वो रहे। उनकी यही दृढ़ इच्छा शक्ति उनको एक ईमानदार अफसर बनाती है, एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर बनाती है, और उन्होंने संदेश दिया अपने मातहतों को भी, अन्य लोगों को भी, कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। संगीत के प्रति भी जो उनका लगाव है वो भी आपने देखा। यही सारी चीजें उन्हें एक संपूर्ण व्यक्ति बनाती है और उनके व्यक्तित्व को भी निखारती है, और ऐसे अफसर को हम भी सैल्यूट करते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। पुलिस कर्मियों के बीच में जो कुंठा का माहौल था, कर्मचारी या पुलिस अधिकारी का काम काफी सीधा रहता, क्या अधूरा रह गया? रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पाए, ज्यादा सोचा नहीं था। आप एक बहुत मेधावी छात्र हैं। एक मुलाकात